हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 पद हैं, इसलिए ये परीक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन चांस है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। नवीनतम सिलेबस के अनुसार यह संशोधित पाठ्यक्रम है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के अंदर दोस्तों सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न है, जिसमें डिवाइडेशन है राजस्थान भूगोल के 20 है, राजस्थान कला संस्कृति के 20 है, 10 प्रश्न भारतीय संविधान और राजस्थान संविधान के, और 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर और 5 प्रश्न भारत के करंट अफेयर के, 5 प्रश्न कंप्यूटर के, गणित के 15 प्रश्न, ठीक है, अंग्रेजी के 15 प्रश्न और हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है। ये ही पैटर्न अपना रहने वाला है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, राजस्थान का भूगोल 20 प्रश्न है। सर्वप्रथम अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? बताइए, राजपूताना किसने कहा था राजस्थान को, वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, यही प्रश्न में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने कहा था, कब? 1800 ईस्वी में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बताइए, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 10.4%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? सबसे कम लिंगानुपात है वो दोस्तों कौन से जिले में रिकॉर्ड किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर जिले में। ठीक है, धौलपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों 846 है। ठीक है, लिंगानुपात समझते तो होंगे दोस्तों, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो दोस्तों 846 लिंगानुपात है धौलपुर का, और सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है। कितना? 994। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना है, ये राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना है। दोस्तों, इस परियोजना का जो निर्माण है ये दोस्तों 1921 से 1927 के मध्य हुआ था। ठीक है, और किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। 1722 मीटर है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता है दोस्तों, कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ये भी आपको याद रखना है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के गग्गर प्रदेश में मिलती है? बताइए, कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के गग्गर प्रदेश में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भूरी कछारी मृदा। भूरी कछारी मृदा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में 2021 के 21 में कुल वनावरण में वृद्धि हुई है। बताइए,
राजस्थान की नवीनतम रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों टोटल जो वृद्धि है, ये नवीनतम वन रिपोर्ट आई है दोस्तों, ठीक है, 2021 इसके अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर 25.45 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण में वृद्धि हुई है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, कृष्णमृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? यानी कि दोस्तों कृष्णमृग, जिसको अपन बोल सकते हैं काले हिरण, दोस्तों ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है? बताइए कौन सी झील है वो राजस्थान का नंदकानन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिलिसेट झील, सिलिसेट झील, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इस झील के किनारे अलवर के राजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए 6 मंजिला महल और शिकारगाह बनवाया था। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिसेट झील। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो दोस्तों मूल अंशदायी कारण है वो क्या है? तो दोस्तों वो कारण है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति, अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पवनों की दिशा और सूर्यताप की मात्रा, जिसमें दोस्तों मुख्य स्थान है वो अरावली पर्वतमाला का है। उसकी अवस्थिति के कारण दोस्तों काफी जगह जलवायु में उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल कारण क्या है? अरावली पर्वत की स्थिति। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा को क्या कहते हैं? सर्दी की जो वर्षा है उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? मावट बोलते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य सागर के चक्रवातों से ये वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सर्दी में वर्षा होती है और ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आप बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 रेलवे मंडल है राजस्थान में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, न्यूनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। बताइए, न्यूनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। तो वो जिले हैं दोस्तों, देखिए उदयपुर और जोधपुर। दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला है उदयपुर और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है जोधपुर। दोस्तों सर्वाधिक तो कितना है? उदयपुर का तो है दोस्तों 23.49% और जोधपुर का है 0.48%। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें मृदा पाई जाती है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, ठीक है। एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। एंटीसोल्स मृदा आप सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पे एरिडोसोल है, ये दोस्तों ये खनिज मृदा है और ये शुष्क जलवायु में पाई जाती है। इसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर इन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है?
राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बनास बेसिन का भाग है। कौन सी बेसिन का? तो बनास बेसिन का भाग है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, दोस्तों आप सभी को पता होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है दोस्तों राज्य का दक्षिणी अक्षांश, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों देशांतर पूछ लिया जाता, यानी कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो वो है दोस्तों 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, वो होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, देखिए ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों 933। कितना है? 933। और शहरी लिंगानुपात है दोस्तों 914। ये शहरी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बताइए। सीधा सा अगर मैं बोलूं दोस्तों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ एवं चूरू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना है, इसका मूल नाम था नौहर साहवा लिफ्ट नहर, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी का जब उद्गम होता है, ठीक है, कहां से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। तो दोस्तों उस समय लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और गोविंदगढ़ अजमेर में दोस्तों सरस्वती नामक धारा के मिलने के बाद यह लूनी कहलाती है। शुरुआत में जब इसका उद्गम होता है उस समय दोस्तों इसको सागरमती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से भौगोलिक आपदाओं का प्रकार है। भौगोलिक आपदाओं का प्रकार कौन सा है? भौगोलिक आपदाएं हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि बादल फटना, सॉरी भौगोलिक आपदाओं के बारे में पूछा गया है। तो भौगोलिक आपदाएं हैं वो है दोस्तों यहाँ पे भूकंप। भूकंप है, ये क्या है? भौगोलिक आपदा है। बांध टूटना, ये भी भौगोलिक आपदाएं है। और दोस्तों चट्टाने खिसकना, कीचड़ प्रवाह है, लैंडस्केप जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ये क्या है? भौगोलिक आपदाएं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का पॉइंट है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है नवीनतम सिलेबस के अनुसार। देखिए यहाँ पे राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विजयदान देथा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी, ठीक है, अलेखू हिटलर, दुविधा, ये क्या है? तो ये दोस्तों ग्रंथ है किसके? विजयदान देथा के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में लठमार होली कहां पर खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लठमार होली है ये दोस्तों श्री महावीर जी के खेली जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। होली के अवसर पर दोस्तों ये खेली जाती है लठमार होली। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकोला गांव चित्तौड़गढ़। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ है, ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सतारा।
सतारा है ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। जंतर, रवाज और चौतारा ये क्या है? ये तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके नेतृत्व में, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में दोस्तों आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो दोस्तों सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको अपन ए.के. व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में हुआ था। और फिर उसके बाद में दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन कार्य हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, ना तो रतन चंद्र अग्रवाल दे रखा है और ना ही अक्षय कीर्ति व्यास दे रखा है। तो यहाँ पर अपना एच.डी. सांखलिया दे रखा है, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बताइए दोस्तों, सभी को पता होगा 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई थी और उस सभा के अंदर किसानों की भीड़ पर दोस्तों पुलिस ने लाठी प्रहार और गोलियां चलवाई थी, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नानक भील और देवलाल गुर्जर है वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी है ये दोस्तों रावल रतन सिंह की पत्नी थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात है 1303 ईस्वी की। इसमें अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और दोस्तों साका होता है, रतन सिंह है वो रतन सिंह है वो केसरिया करते हैं और पद्मिनी जौहर करती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? पुष्कर मेला है ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो ये अजमेर में पड़ता है। और कब पड़ता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला पड़ता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि दोस्तों किस राजा को दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कवि वृष की जो उपाधि है ये दी गई थी दोस्तों। देखिए यहाँ पे अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह और राव जोधा दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए मुंज ये राजा है, ठीक है, इनको कवि वर्ष की उपाधि है वो दी गई थी और ये परमारो का शासक था। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। बताइए, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी सितंबर नवंबर 1803 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सितंबर नवंबर 1803 में की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 29 सितंबर 1803 को तो दोस्तों किसने की थी? भरतपुर ने की थी, उसके बाद में अलवर ने की थी नवंबर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 1803 में। नेक्स्ट आगे देखिए, जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है, तो क्या विख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डीग के महल, डीग के महल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डीग। नेक्स्ट आगे देखिए,
टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? बताइए। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनाई जाती है किससे? तो ये सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिरेमिक जैसी मिट्टी से। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है श्रावण महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको छोटी तीज कहते हैं। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? बताइए, चार हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीर कल्ला जी को। नेक्स्ट आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? दोस्तों ये गाया गया था मांगी बाई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा ये गाया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अल्लाह जिलाबाई मत कर देना, क्योंकि दोस्तों अल्लाह जिलाबाई ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी, अल्लाह जिलाबाई ने। तो यहाँ पर अपना इसमें ये सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी है वो क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है पगड़। क्या बोलते हैं उसे? पगड़। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पगड़। देखिए, पुरुषों की पगड़ी को दोस्तों साफा भी बोलते हैं, पगड़ भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं, फेटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्थानीय नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र में पूछा है तो यहाँ पर पगड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे कहा जाता है। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं व्रत राजस्थान। क्या बोलते हैं? व्रत राजस्थान। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बालाथल में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बालाथल में। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो ये 16 नवंबर 2001 को दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बताइए, राज्य सूचना आयोग के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा या कौन से कथन है वो सत्य है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, कूट भाषा में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आयोग को जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। आयोग को जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन व भत्ते मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों के समान होते हैं। ये कथन दूसरा नंबर का दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान तथा अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष होते हैं। तो ये इसमें दोस्तों गलत कथन दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। बाकी एक कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। कूट भाषा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक।
43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये 51A अनुच्छेद में दोस्तों मौलिक कर्तव्य है वो है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं, कितने? 11। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए पुट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी कि उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, फिर उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा होता है। दोस्तों सबसे बड़ा पद होता है राजस्थान में, वो होता है दोस्तों मुख्य सचिव का। ठीक है, इसका होता है मुख्य सचिव का। फिर उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर विभागीय सचिव, फिर संयुक्त सचिव और फिर उप सचिव और फिर अवर सचिव। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले तो आएगा सचिव, फिर आएगा दोस्तों इसमें विशिष्ट सचिव, फिर आएगा इसमें उप सचिव और फिर आएगा दोस्तों इसमें सहायक सचिव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी? राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन थी बताइए? तो वो थी दोस्तों श्रीमती वसुंधरा राजे। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 13वीं विधानसभा में दोस्तों इनको विपक्ष का नेता है वो बनाया गया था, सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने दोस्तों 5 प्रश्न है वो राजस्थान पॉलिटी के पढ़े थे, अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो वो लगाता है दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सूचना आयोग के संबंध में दोस्तों अपने को ये कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित 11 से अधिक सदस्य होते हैं। दोस्तों ये जो कथन यहाँ पर दे रखा है ये कथन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राज्य सूचना आयोग की दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है? बात हो रही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? 11 से अधिक सदस्य होते हैं, तो 11 नहीं 10 दोस्तों, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होंगे। तो यहाँ पर 11 से ये गलत हो जाएगा, इसमें 11 की जगह 10 होता तो ये सही होता, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयोग के सदस्य और आयुक्त की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 कथन है वो क्या है? इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य जिलाधिकारी द्वारा किस रूप में किए जाते हैं? जमींदारी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य जिलाधिकारी द्वारा किस रूप में किए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जिला राजस्व अधिकारी के रूप में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप क्या है? दोस्तों न्याय का स्वरूप है
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्या है? तो ये प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। दोस्तों जो संख्या क्रमशः है वो है, देखिए लोकसभा की सीटें तो कितनी है? 25 है, ठीक है। तो ये देखिए 25 तो ये इधर हो गया। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की सूची। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, लोकसभा में तो सीटें तो 25 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों। अब 25 सीटों में से अनुसूचित जाति की दोस्तों 4 सीटें हैं और राज्य विधानसभा में 200 में से 34 सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। बताइए मलेरिया बुखार का लक्षण कौन सा नहीं है? दोस्तों देखिए ठंड लगना है, तेज बुखार है, अत्यधिक पसीना आना है, लेकिन लकवा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से दोस्तों ये मलेरिया रोग है वो होता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि को दोस्तों तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों पुनेट वर्ग से हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। किसका? आनुवंशिकी का। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिकी का। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति है। एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति है। तो दोस्तों दर्पण की जो प्रकृति है वो है दोस्तों अवतल दर्पण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है। वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए किसी आवाज को सहजने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए किसी आवाज को सहजने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों माइक्रोफोन का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट आगे देखिए, वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है तो दोस्तों वो है नोटपैड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नोटपैड। नेक्स्ट आगे देखिए, HTTP का तात्पर्य है। HTTP का तात्पर्य क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का तात्पर्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ड आर्ट को आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग करते हैं? वर्ड आर्ट को आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से टैब का? तो दोस्तों इसमें फॉर्मेट टैब का उपयोग है वो करते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार
का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन इंडिया के जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें विश्व के भी करंट अफेयर होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी है, वो अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आईफा 61 नंबर का प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जयपुर में किया गया। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये 8 से 9 मार्च 2025 को ये आयोजन है वो किया गया था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, माही लूणी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता व्यवहार्यता रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? बताइए, माही लूणी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा WAPCOS। WAPCOS, तो यहाँ पे वेब कोर्स आप बोल सकते हैं इसको, वेब कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, वेबकोस लिमिटेड ये कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, C3 गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? C3 गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता। अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आयोजन है ये दोस्तों 1 से 4 मार्च 2025 को जयपुर में किया गया इसका आयोजन। यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान से किसे 2025 में धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित है वो किसे किया गया? दोस्तों ताराचंद शर्मा को, ताराचंद शर्मा को धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये नाड़ी वैद्य हैं, ठीक है, ताराचंद शर्मा, इनको दोस्तों भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक यानी कि आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन देखिए भाग 8 के अंदर करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। वो तो अपन ने राजस्थान करंट अफेयर के पढ़े, अब अपन टोटल करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ रहे हैं। इंडिया, भारत, इंडिया, विश्व सभी आ गया इसमें। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला है? बताइए, पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को अप्रैल 2025 में कितने नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एम ए बेबी को किस राजनीतिक दल का महासचिव चुना गया? एम ए बेबी को किस राजनीतिक दल का महासचिव चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी का महासचिव है वो चुना गया। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएंगे? हाल ही में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 28। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 28। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस तारीख से लागू हुआ? बताइए, जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया और ये कौन सी तारीख से लागू हुआ है? तो ये तारीख दोस्तों 8 अप्रैल 2025 से ये लागू हुआ है, वक्फ अधिनियम 2025। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में हुए समझौते में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में हुए समझौते में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि, मशीनीकरण और पशुपालन। ये समझौते में शामिल है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान है वो इसमें शामिल नहीं है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। बहुत ही शानदार लेवल का मॉडल पेपर है, आप सभी को पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। बिल्कुल मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आपके पास में ये सुनहरा मौका है, इसका फायदा आप दोस्तों उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज है। देखिए यहाँ पे अब अपन 9 नंबर का भाग पढ़ेंगे जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहना है आपको। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास भी करवाऊंगा, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न पढ़ रहे हैं। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो वो कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोना चांदी। सोना चांदी है ये दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि इनसे दोस्तों अनेक वस्तुएं बनती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका भावार्थ है यानी कि कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। तो यहाँ पर इसमें कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गगन आम खाता है। गगन आम खाता है तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों अगर अपन इसका विग्रह करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पुरः है प्लस हित, ठीक है। तो यहाँ पर पुरः है, ठीक है, ये क्या है, ये इसमें उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुरोहित में पुरा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पुरुष होगा, पुरुष पुरुष होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। पुरुष उपसर्ग होगा, पूरा नहीं होगा। इसका विग्रह हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें पुरुष उपसर्ग होगा, पूरा मत कर देना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है? आ उपसर्ग किसमें नहीं जुड़ा है, बताइए। तो दोस्तों देखिए आघात, आमूल, आकार, ये तीनों शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदित्य के अंदर दोस्तों ये आदित्य शब्द है ये उपसर्ग रहित है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक एक शब्द में कौन सी संधि है, जहां पर डबल मात्रा आ जाए वहां पर दोस्तों 90% है वो वर्ती संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से उपयुक्त उपसर्ग चुनिए, बताइए। तो सम प्लस जय, सुजय, पराजय, विजय। देखिए पराजय और विजय यानी कि जय, जय का मतलब क्या हो जाएगा, विजय, ठीक है। और विजय का विलोम क्या हो जाएगा, पराजय, ठीक है। तो यहाँ पे परा उपसर्ग लगेगा दोस्तों इसमें। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। देखिए कुमार्ग, प्रहार, अत्यधिक, इन तीनों के अंदर दोस्तों कुमार्ग में कु,
अत्यधिक में अति और प्रहार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुरेश में कोई भी उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें क्या है? तो इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो ये थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा, ये इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा है ये दोस्तों, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये रेखांकित शब्द है, और रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? यानी कि थोड़ा शब्द है वो कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं, मुझे पाठ याद करना है, मुझे पाठ याद करना है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? बताइए कौन से युग्म में विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, अमृत का विष, ग्रस्त का कृपण दे रखा है, गलत हो जाएगा, ग्रस्त का विलोम है वो सन्यासी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए समाज में दो वर्गों की दूरी बढ़ रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का प्रयोग हुआ है? समाज में दो वर्गों की दूरी बढ़ रही है, यानी कि समाज में दो वर्गों की दूरी बढ़ रही है, ये कौन से काल का इसमें प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये अपूर्ण वर्तमान से संबंधित है, अपूर्ण वर्तमान से संबंधित है ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कोई भी कार्य इसमें पूरा नहीं हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं दोस्तों अपूर्ण वर्तमान में, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है, हवा से बातें करना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुत तेज दौड़ता, बहुत तेज दौड़ना, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द को उचित विलोम विकल्प में चुनिए। तो यहाँ पे पतिव्रता है, इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, पतिव्रता का विलोम है वो क्या होगा? रेखांकित शब्द है यहाँ पर क्या? पतिव्रता, तो पतिव्रता का विलोम हो जाएगा दोस्तों उल्टा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, वह ढेर सारा मक्खन खा गया, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? वह ढेर सारा मक्खन खा गया, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अनिश्चित परिमाणवाचक से, अनिश्चित परिमाणवाचक से, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तत्सम व तद्भव शब्दों का असंगत युग्म है, तत्सम व तद्भव शब्दों का असंगत युग्म है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अक्ष आंख, अक्ष आंख, तो तत्सम शब्द तो जाएगा इसमें अक्ष, और तद्भव शब्द हो जाएगा आंख, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? यानी कि एक में सही लिखा हुआ है, और वो है दोस्तों एडहोक, तदर्थ, ये इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोरम होता है गणपूर्ति, क्या होता है? गणपूर्ति, और डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें, ये गणना संख्या ये भी गलत हो जाएगा। और एक्स ओफिको, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब होता है एक्स ऑफिसियो, इसका मतलब होता है पदेन, तो यहाँ पे पूर्ण पदाधिकारी, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें एक ही सही दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है मुर्मुसा, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुर्मुसा। आगे देखिए, कम या
नपातुला खर्च करने वाले को कहते हैं? कम या नपातुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं कंजूस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंजूस कहते हैं दोस्तों से। क्या कहते हैं? कंजूस। नहीं, सॉरी, कम या नपातुला खर्च करने वाले को कंजूस नहीं, मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, मितव्ययी भी बोलते हैं ये नपातुला खर्च करने वाले को, और जो कम खर्च करता है उसको कंजूस कहते हैं। लेकिन कम या नपातुला यानी कि नाप तोल कर खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मितव्ययी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित, टोटल 30 प्रश्न हो जाएंगे। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। बताइए, राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच का दोस्तों ये हेड बेटर है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी दोस्तों हेड बेटर ही रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। दोस्तों हिंदी ऑप्शन अपने को बताना है। यहाँ पे देखिए एफिडेविट, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शपथ पत्र बोलते हैं उसे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ पर शब्द दे रखा है सर्कुलर, सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं? परिपत्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, खालिस्तान भरना है दोस्तों। देखिए, वेन एवर आई गो टू सी हिम ही वाज आउट, वर्ब दे रखी है दोस्तों यहाँ पे गो, तो इसमें क्या आएगा? देखिए भूतकाल में दो कार्य हुए, इसलिए दोस्तों दोनों में पास्ट इंडेफिनेट की क्रिया हुई है। तो यहाँ पे वेंट और वाज है वो दोस्तों इसमें सही होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंट। देखिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे भी दोस्तों सेकंड फॉर्म आएगी गो की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए वह कल जयपुर आएगा, सॉरी जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ही विल गो टू जयपुर टुमारो, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स ऑरेंज एंड बनानास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये होगा, इसमें इसमें तो देखो कोमा नहीं लगा हुआ, बी नंबर के ऑप्शन में आपको कोमा नहीं दिख रहा एप्पल के बाद में। ठीक है, तो इसमें देखिए आई लाइक एप्पल्स ऑरेंज एंड बनानास। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए करेक्ट पंक्चुएशन का बोल रहा है ये। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें भी देखिए एंड के आगे कोमा लगा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है,
यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में पहले में आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड बनानास, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन है टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर देखिए ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट द रिवर ताप्ती। बताइए दोस्तों, यानी कि ताप्ती नदी के अर्थ में यहाँ पर एक ब्रिज है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। अपने को बताना है खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी के ऊपर बन रहा है ब्रिज। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट द रिवर ताप्ती। तो यहाँ पर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अक्रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स। दोस्तों खालिस्तान भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ही हैज वेल्थ ऑफ भामासा, तो यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों ही हैज द वेल्थ ऑफ ए भामासा, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए द जनरली द टाइम टेबल एवरी ईयर, तो यहाँ पर इसमें आएगा दोस्तों क्या, इसमें आएगा अल्टर, दे जनरली अल्टर द टाइम टेबल एवरी ईयर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए हैव हैड की जगह क्या आएगा, हैड ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। दोस्तों सेंटेंस है आई विश आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ ए डव। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये विस्मयादि बोधक वाक्यों के शुरू में दोस्तों ओ दैट या ओ है डॉट, ओ है या तो ओ आएगा या ओ है आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। यहाँ पर देखिए हु गेव यू द परमिशन ऑफ राइट, हु गेव यू द परमिशन टू राइट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाय हुम वेयर यू गिवन द परमिशन टू राइट, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर्थ चॉइस गिवन। दोस्तों यहाँ पर देखिए खालिस्तान भरना है, कैन यहाँ पर दे रखा है। देखिए ही रन एज फास्ट एज ही, बताइए क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें कुड का प्रयोग होगा, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, तो यहाँ पर कैन का क्या हो जाएगा, कुड, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस है इसलिए कुड आएगा इसमें। अब दोस्तों अपन गणित के भी 15 प्रश्न है वो यहाँ पे करेंगे। दोस्तों आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और मॉडल पेपर को दोस्तों लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें, बहुत ही शानदार चीज है, आपको निःशुल्क ये चीजें मिल रही है तो इसका ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ उठाना चाहिए।
दोस्तों देखिए, भाग 11 के अंदर अपन है वो 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% की वार्षिक दर से 10,000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है। दोस्तों एक तो यह है कि आप इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साधारण ब्याज 2 साल का निकाल लीजिए भाई, 10,000 का 5% कितना होता है। 10,000 का दोस्तों 5% 500 होता है, ठीक है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका, 500 और 500 1000, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1000। और अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूं तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज देखिए 1 साल का तो वो साधारण ब्याज ही होगा, यानी कि 10,500 का दोस्तों अब मैं क्या करूंगा 5% निकाल लूंगा, ठीक है। तो 5% निकाला तो दोस्तों 105 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 525। तो दोस्तों 500 पहले के थे, तो यानी कि 500 1 साल का ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज में, और दूसरे साल का है 525, यानी कि टोटल कितना हो गया 1025, और साधारण ब्याज का कितना है 1000 है। तो अंतर कितने का आ गया, तो दोस्तों 25 का अंतर आ गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज का लगाइए दोस्तों, इसमें मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, ये एक एक साल का अलग अलग निकलेगा, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोई राशि 2 वर्षों में 5,182 हो जाती है, 3 वर्षों में दोस्तों 5,832 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाए तो मूलधन कितना है। भाई सीधा सा मैं आपको बोलूं, 2 वर्षों में कितनी 51, 2 वर्षों में 5182, 5182, और 3 वर्षों में हो जाती है दोस्तों ये 5832, यानी कि माइनस कर लीजिए कितना बचा दोस्तों, 13 में से 8 गए तो कितने बचे 3 और 2 5 5, इधर 7 7 थे, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, यानी कि 650 बचा। 650 क्या है, मूलधन है, सॉरी ब्याज है, ठीक है। 1 साल का ब्याज है ये 650 रुपए। अब दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि ये जो 5182 है, ठीक है, इसमें से आप 650 और 650 यानी कि 1300 रुपए है वो इसमें से घटा दीजिए। 5182 में से 1300 रुपए गए तो दोस्तों कितने बचे, तो 3882 बचे। तो ये अपना मूलधन हो गया, अपन ने ब्याज अलग कर दिया, ठीक है। 1 साल का ब्याज आया 650, तो जो ये 2 वर्षों में दे रखा था 5182, तो 5182 में से अपन ने 2 वर्षों का ब्याज है वो घटा दिया। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 108 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6/1/2 से 8% हो जाने के कारण मुकेश की आय में 40.50 की वृद्धि हो जाती है। मुकेश का मूलधन कितना है, मुकेश का मूलधन कितना है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वार्षिक दर में वृद्धि हुई है, तो 8 में से दोस्तों ये 6.5 है वो घटा लीजिए, ठीक है। वार्षिक दर दोस्तों यहाँ पे 6.5 दे रखी है, तो 6.5 को अपन 6.5 लिख सकते हैं। और प्रतिशत देखिए 6.5 से 8% हो गई, तो 8 में से 6.5 गए तो कितने बचे दोस्तों 1.5%, ठीक है। और 1.5% है, तो दोस्तों यहाँ पर आय में वृद्धि है वो कितनी दे रखी है 40.50 की, 40.50 की। तो मूलधन इंटू वार्षिक दर में वृद्धि कितनी है 1.5, तो यहाँ पर इंटू मूलधन इंटू वार्षिक दर में वृद्धि 1.5 बटे 100 बराबर 40.50, ठीक है। अब अपन मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40.50 इंटू 100 बटे 1.5, बस यही करना है, ठीक है। यानी कि 40.50 इंटू 100 बटे 1.5, इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 2700 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है,
प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए। तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहले क्या हुआ, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, ठीक है। अब इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हो गई और दूसरे में 15% की वृद्धि हो गई। और फिर दोस्तों सीधा सा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 20,000 इसको काटना है तो ऐसे काट सकते हैं, 20,000 इंटू भाई 10% की वृद्धि हुई है तो 110/100 इंटू फिर एक 15% की वृद्धि हुई है दूसरे साल में तो 115/100, बस इसको काट लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 2 इंटू 110 कितने हो जाएंगे, 220, 220 इंटू 115 करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,300, 25,300। और 25,300 में से 300 व्यक्ति अन्य शहर में चले गए, तो 25,300 में से 300 गए तो कितने बचे, 25,000। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत मिले, इनमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों 9,000 का 15% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1350, ठीक है। 9,000 का 15% 1350 आ जाएगा। इनमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला, 52% मिला वैध मतों का, ठीक है। तो दोस्तों ये 9,000 में से 1350 आप घटा दीजिए तो कितना बचा, तो ये 7650 बचा, कितना बचा, 7650। अब 7650 में से दोस्तों 52% मत मिले हैं एक उम्मीदवार को, तो सीधा सा मैं आपको बोलूं तो दोस्तों 7600 का 52% निकाल लीजिए, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। और फिर उसमें से दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को वैध मत मिले तो उसमें से घटा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको देखिए दूसरे उम्मीदवार का ही निकाल के बता देता हूँ, 7,650 इंटू 7,650 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, 48, 48/100, यानी कि एक को तो 52 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 48। तो ये निकाल लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में कितना आ जाएगा, 3672, 3672 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए, यदि वह उस कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, उसके लाभ का प्रतिशत है वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार का क्रय मूल्य है 47,000 है, मरम्मत 3,000, कुल लागत कितनी है 50,000। तो दोस्तों कार का विक्रय मूल्य है वो कितना है 58,000। तो 58,000 में से 50,000 गए, कितने बचे 8,000। तो दोस्तों यहाँ पे 8,000 बटे 50,000 इंटू 100 कर लीजिए तो इसको राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 16%। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसके ऊपर वो क्या कर देता है कि 20% ज्यादा लिख देता है, यानी कि 120 लिख देता है। और 120 लिखने के बाद में वो क्या कहता है कि मैं इस पे 10% की छूट दे रहा हूँ, यानी कि 12 रुपए की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। तो कितना बचा 108। तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु के ऊपर दोस्तों उसको 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, देखिए 20/120 यानी कि 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 20/120 इंटू 100।
तो यहाँ से 0 से ये 2 जीरो कट गई, ये कटा दोस्तों 6 बार, 100 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सीधा सा मैं आपको बोलूं, 10 संख्याओं का औसत है वो 72.8 है, तो 10 इंटू 72.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा। और पहली 6 संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 6 इंटू 88.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 531 आ जाएगा। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है वो दोस्तों 64.4 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 64.4 कितना हो जाएगा, 322। ठीक है। अब दोस्तों छठी संख्या अपने को निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, 531 और 322 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 853। और 853 में से दोस्तों 728 है वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 125। समझ में आ गया, 125 आ जाएगा। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये 728 में से 125 घटा के, और दोस्तों देखिए एक संख्या है वो चली जाती है। ठीक है, यानी कि छठवीं संख्या को निकाल दिया तो 125 है, यानी कि 728 माइनस 125 बटे 9, बस ये औसत निकल कर आ जाएगा। 9 का औसत निकल कर आएगा तो दोस्तों 67। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कार 6 घंटे तक अलग अलग गति से यात्रा करती है। पहले 6 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की गति से चलती है, अगले 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, शेष समय में x किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति 56.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों x का मान है, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, इसका 57 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 60 फिर प्लस 2 इंटू 54 प्लस 3x/6 ऐसे करना है इसको। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लसाअ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका लसाअ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 4 और 6 ऊपर वाली जो संख्या है उसका लसाअ ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, और नीचे वाली संख्या है 2, 5, 7 और 17, इसका लसाअ ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 12, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12। लसाअ ज्ञात करना था ऊपर वाली का, तो सभी का भाग किस में जा रहा है, 12 में, तो इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही। इसको छोड़ दीजिए, ये सही से टाइप नहीं हुआ। 117 नंबर 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2018 में किसी देश के विभिन्न राज्यों से चुने गए वरिष्ठ खिलाड़ियों की संख्या दी है। सारणी में दिए गए आंकड़ों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। वर्ष 2018 में विभिन्न राज्यों से चुने गए वरिष्ठ खिलाड़ियों की सारणी यहाँ पर दे रखी है। देखिए वर्ष 2018 में राज्य में, यानी कि राज्य ई से कितने वरिष्ठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दोस्तों कितने वरिष्ठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 0, 5, 8 और 5, इनका सभी का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 8 18, तो 18 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस खेल के 7 खिलाड़ी राज्य डी से चुने गए हैं। किस खेल के 7 खिलाड़ी राज्य डी से चुने गए हैं, तो यहाँ पर देखिए राज्य डी से देखिए ये 7 खिलाड़ी चुने गए हैं टेनिस से, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सभी राज्यों से क्रिकेट में कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है क्रिकेट में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मैंने आपको ये चौथा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।